जय हिंद दोस्तों, मैं प्रेम नैनीवाल और एक बार फिर से रूबरू हो रहे हैं अपन। और टॉपिक चल रहा था हमारे पार्ट 5 आज हम करने जा रहे हैं। टॉपिक चल रहा था प्रकाश को लेकर बातचीत होनी है। तो दोस्तों चैप्टर 9 है और उसमें हमने ये देखा है कि दर्पण किस तरीके से कार्य करेगा और दर्पण कितने प्रकार के होंगे, ये बात हुई है। अच्छा, दर्पण से किस प्रकार से प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं वो हमने देखा है और दर्पण सूत्र भी व्युत्पन्न किया है। उसके बाद जो अंतिम हमारा टॉपिक रहा है वो ये रहा है कि आवर्धनता और इस आवर्धनता m के लिए अपन क्या कहेंगे, बस वो बातचीत थी। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, इनके अनुपात को हम आवर्धनता कहेंगे। साथ ही एक बात और हमने सिद्ध की है और वो ये है कि ये आवर्धनता ऊंचाइयों का अनुपात होने के साथ साथ अगर मैं ऋणात्मक मान की बात करूं तो v/u के भी बराबर होती है। तो आवर्धनता के लिए अगर ऊंचाइयों के पदों में आपको निकालना है, ऊंचाइयां दे रखी है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, तो हम इस तरीके से आवर्धनता निकाल लेंगे। लेकिन यदि ऊंचाइयां नहीं बल्कि ये v यानी कि प्रतिबिंब की दूरी और u यानी कि बिंब की दूरी ये दे रखा है, तो कुछ इस तरीके से हम निकालेंगे। लेकिन इसके साथ अगर आवर्धनता आपको दे रखी है, अगर मान लो m जो है, मैं पहली कंडीशन आपको बता रहा हूं, m यदि ऋणात्मक है और ऋणात्मक होने के साथ साथ ये जो v आप देख रहे हैं, यदि ये v बड़ा है u से, कंडीशन क्या बन रही है जरा फिर से सुनिए कि m यानी कि आवर्धनता ऋणात्मक है, साथ ही v बड़ा है u से। v अगर बड़ा है u से तो बनने वाला जो प्रतिबिंब है, बनने वाला प्रतिबिंब, ऐसा कहेंगे अपन कि प्रतिबिंब, वो प्रतिबिंब एक तो बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, साथ ही वो प्रतिबिंब वास्तविक भी होगा और उल्टा भी होगा, वास्तविक व उल्टा होगा। तो ये स्थिति होगी प्रतिबिंब के लिए। यदि m ऋणात्मक है, यदि उसकी जो आवर्धनता आपको दी गई है वो आवर्धनता ऋणात्मक है और प्रतिबिंब की जो दूरी है वो इससे बड़ी है, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो बड़ा बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। साथ ही दूसरी कंडीशन में आपको बता रहा हूं कि फिर से m क्या है, यदि m ऋणात्मक है और जो v है वो बराबर है यदि u के, v यदि बराबर है u के, तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा नहीं बनेगा बल्कि इस बार प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा, बड़ा नहीं और बराबर। साथ ही ये वास्तविक भी होगा और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा। तो ये स्थिति है दूसरी। तीसरी स्थिति मैं आपको बताने जा रहा हूं और वो ये है कि यदि m ऋणात्मक है, और अब आप समझ गए होंगे, यदि m ऋणात्मक है और v जो है उससे बड़ा है u, v से बड़ा है u, तो जो प्रतिबिंब होगा वो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। प्रतिबिंब वस्तु से कैसा होगा? छोटा। यहाँ पे मैंने आपको बड़ा बताया है, उसके बाद मैंने आपको कहा है कि बराबर होगा और अंत में ये कहा है कि प्रतिबिंब छोटा होगा। छोटा कब होगा? जब m तो ऋणात्मक हो लेकिन साथ ही v छोटा हो u से। तो और ये भी प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अपना वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये तीन चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और चौथी जो स्थिति है उस पर ज़रा गौर करिएगा कि m यदि क्या हो? धनात्मक हो। अब की बार थोड़ा सा चेंज है, m यदि धनात्मक हो तो बड़ा या बराबर की तो कोई बात बनेगी नहीं, प्रतिबिंब जो बनेगा वो प्रतिबिंब छोटा ही बनेगा, ठीक है ना, प्रतिबिंब छोटा बनेगा। साथ ही ये प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा ना होकर के इस बार आभासी होगा, आभासी होगा और क्या होगा? सीधा, आभासी और सीधा होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कैसा होगा? छोटा होगा। अब जरा सुनिए कि m धनात्मक है तो कोई फर्क नहीं है कि v बड़ा है u से या u बड़ा है v से, लेकिन
यहाँ धनात्मक होने के साथ साथ भाई m अगर धनात्मक है तो ये स्थिति प्लस हो जाएगी, और प्लस होगी तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ये दर्पण के पीछे की तरफ बनने वाला प्रतिबिंब है, और ये हमने चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से देखा भी है कि किस तरीके से दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। तो आवर्तनता को लेकर ये सारी बातें हैं, स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले सकते हैं। और उसके बाद हम चलेंगे आगे। आवर्तनता दर्पण की हमने पढ़ ली है, दर्पण सूत्र हमने पढ़ा है, और दर्पण सूत्र क्या था, 1/f यानी कि फोकस दूरी इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यानी कि दोनों जो दूरियां हैं, प्रतिबिंब की दूरियां और बिंब की दूरियां, उनको लेकर बात की जाएगी। इसके बाद दोस्तों ये घटना थी परावर्तन की, और परावर्तन किससे होता है, जब किसी माध्यम के पीछे पॉलिश की गई हो, पारदर्शी वो ना हो। यदि पारदर्शी है तो उसके पीछे क्या की गई हो, पॉलिश, तो वहाँ पर वो स्थिति बनेगी कि किरण आई, टकराई और उसका जो है वापस लौट जाना, और वो परावर्तन कहलाएगा। लेकिन अब जो घटना हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो परावर्तन को जरा हटके है, और विपरीत भी हम मान सकते हैं, और वो घटना है अपवर्तन। वो घटना है अपवर्तन, रिफ्रैक्शन जिसे हम कहेंगे। और ये अपवर्तन क्या है, ये समझने के लिए आप जरा ध्यान दीजिए कि यदि कोई प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम पर गिरती है, पिछली बार जब हम पढ़ रहे थे परावर्तन की घटना, तो माध्यम पारदर्शी नहीं था बल्कि अपारदर्शी माध्यम था। लेकिन इस बार यदि किरण कहाँ आ रही है, किसी पारदर्शी माध्यम पर आ रही है, तो वो टकरा के वापस नहीं जाएगी बल्कि पारदर्शी माध्यम में से होकर आर पार चली जाएगी। बस इसी घटना को हम इसका क्या कहेंगे, परावर्तन कहेंगे। तो बस नॉर्मल सी बात है कि ये कोई माध्यम है मेरे पास, और इस माध्यम के पीछे पॉलिश नहीं है। पिछली बार हम पॉलिश किया करते थे, लेकिन पॉलिश नहीं है। यदि कोई प्रकाश की किरण इस पर इस तरीके से आपतित होती है, टकरा के पुनः नहीं लौटेगी, और यदि लौटेगी तो माध्यम अपारदर्शी होगा और वो घटना परावर्तन होगी। लेकिन ये किरण इसमें से आर पार हो जाएगी, आर पार चली जाएगी। लेकिन एक हल्का सा यहाँ पे ट्विस्ट है, और वो ये है कि ये किरण आर पार तो होगी, लेकिन आर पार होते समय क्या होगा, इधर अगर मैं अभिलंब खींचता हूँ, ये वाला अभिलंब जो आप देख पा रहे हैं, अगर ऐसा अभिलंब यहाँ पे खींचा गया तो ये किरण क्या करेगी, ये किरण यहाँ पर झुक जाएगी, यानी अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इसको जाना सीधा चाहिए था, लेकिन यह सीधा न जाकर के झुक जाएगी। ऐसा क्यों हुआ भाई, प्रकाश की किरण आई और इस पारदर्शी माध्यम से किसी कांच या पानी में से या ग्लिसरॉल में से, है ना, वो किरण गुजरने की यदि कोशिश करेगी तो वो किरण सीधी न जाकर क्या करेगी, वो नीचे की ओर झुक जाएगी। अब ये किरण क्यों झुकती है, ऊपर भी उठती है, कई बार ये किरण ऐसे न जाकर के ऊपर उठ जाती है, ऐसा भी क्यों होता है। तो ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए ध्यान दीजिए कि माध्यम को लेकर, मीडियम को लेकर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों माध्यम दो प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें से एक हम कहेंगे विरल माध्यम, और साथ ही एक माध्यम और होता है जिसे हम कहते हैं सघन माध्यम, विरल या सघन माध्यम। बात यह है कि सघन माध्यम कौन से होंगे और कौन से ऐसे माध्यम है जिन्हें हम विरल माध्यम कहेंगे। तो दोस्तों कोई भी माध्यम सघन या विरल नहीं है, वो एक दूसरे के सापेक्ष मापे जाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई प्रकाश की किरण, एक माध्यम हवा है और हवा के साथ पानी है, हवा के साथ पानी, वो हवा से पानी में जा रही है, तो हवा वहाँ पर कौन सा माध्यम होगा दोस्तों, विरल माध्यम होगा, और पानी वहाँ पर कौन सा माध्यम होगा, सघन। पानी वहाँ पर माध्यम कौन सा होगा, सघन। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि पानी और हवा साथ नहीं है, बल्कि पानी और कांच साथ है, पानी के साथ क्या है, कांच, तो अब इसके लिए अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये दोनों साथ रखे गए हैं, ऊपर पानी नीचे कांच, तो फिर पानी क्या कहलाएगा, वहाँ पर पानी कांच के सापेक्ष क्या होगा, विरल, यानी एक हल्का माध्यम होगा। लेकिन कांच कैसा माध्यम होगा, सघन माध्यम होगा। तो ये बातचीत होती है, माध्यम हमेशा ही एक दूसरे के सापेक्ष होते हैं। अच्छा, कोई भी प्रकाश की किरण हवा से, यहाँ माध्यम है नहीं, हवा है, तो हवा से वो पानी में प्रवेश कर रही है, मतलब वो विरल से किस में जा रही है, सघन में जा रही है।
और यदि ऊपर पानी भरा हुआ है नीचे कांच है, तो पानी और कांच जब दो साथ में हो तो उसमें से हम पानी को विरल कह देंगे और कांच को क्या कह देंगे, सघन कह देंगे। इस बात का ध्यान रखें। तो आइए वापस यहाँ पे बात करते हैं और मैं आपसे ये कहने वाला हूँ कि यदि कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जाती है, यदि कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जाती है तो उसके साथ क्या होता है, उसके साथ ये होता है कि वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। लेकिन इसी का दूसरा हिस्सा यदि उल्टा है ना, यदि किरण सघन माध्यम से किसी कांच या पानी से वो विरल यानी कि हवा में जा रही है या कांच से पानी में जा रही है सघन से विरल, तो वहाँ पर क्या होगा, वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी, अभिलंब से ऊपर उठ जाएगी। तो ये घटना किरणों के साथ होगी। और अब अपन देखने वाले हैं कि परावर्तन क्या है और मेन रूप से अपवर्तन और अपवर्तन की मेन रूप से परिभाषा किस तरीके से दी जा सकती है। तो यहाँ आपको अब तक पता चल ही गया होगा कि ये जो आप देख पा रहे हैं कि जो किरण आ रही है उस किरण को अपन आपतित किरण कहेंगे। कौन सी वाली किरण होगी, आपतित किरण। साथ ही जो किरण यहाँ पे पार होके जा रही है, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते थे परावर्तन के केस में, लेकिन अपवर्तन के केस में जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण हम कहेंगे। तो ये किरण अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण। और ये जो परपेंडिकुलर है उसे हम कहेंगे कि वो क्या है, अभिलंब। तो 3 स्थितियां वहां पर भी बताई और 3 स्थितियां यहां पर भी बताई। आने वाली किरण यानी आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, भाई जो किरण आने वाली है और आने वाली किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है यानी कोण ये वाला, और इस कोण को हम कह के चलेंगे कोण आई यानी आपतन कोण। और ये परावर्तन के केस में भी था और यहाँ भी है। साथ ही जाने वाली किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाएगी बस उस कोण को हम कहेंगे कोण आर, कोण आई और कोण आर। परावर्तन कोण वहाँ पे था लेकिन यहाँ ये आपतन कोण दोनों में कॉमन था और ये अपवर्तन कोण कहलाएगा। परावर्तन कोण था वहाँ पे कोण आर को परावर्तन कोण कहते थे, लेकिन यहाँ अपवर्तन की घटना चल रही है तो यहाँ पर हम इसे अपवर्तन कोण के नाम से जानेंगे, कोण आर को। तो ये होगा। अब देखिए यदि कोई प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ आ रही है, यदि कोई प्रकाश की किरण वो विरल माध्यम से, यहाँ हवा है मान लीजिए, तो मतलब माध्यम कौन सा है, विरल, और वो विरल से किस में जा रही है, कांच में। ये कांच है ना, पारदर्शी माध्यम यानी किसी कांच का बना। तो अगर वो विरल से सघन में जा रही है तो वो क्या होगा उसके साथ कि किरण सीधी ना जाकर वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। बस ये शर्त आपको याद रखनी है कि यदि कोई प्रकाश की किरण विरल से किस में जा रही है, सघन में, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और यदि कोई किरण सघन से किस में जा रही है, विरल से उल्टा, तो वो अब की बार झुकेगी नहीं बल्कि वो ऊपर की ओर उठ जाएगी, यानी किरण जो जाएगी उसकी दिशा ये वाली होगी, वो अभिलंब से ज़रा दूर हट जाएगी। ऊपर उठ जाएगी ऐसा लिख सकते हैं, दूर हट जाएगी वो लिख सकते हैं, दोनों ही बातें सेम है। तो अगर पूछ लिया जाए कि अपवर्तन की परिभाषा क्या है तो आप क्या कहोगे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से, भाई यहाँ पर तो दोनों परिवर्तन हो रहा है, तो हम फाइनली ये कहेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो वो अपने पथ से, अपने रास्ते से विचलित हो जाएगी। यानी उसका रास्ता तो सीधा था, सीधी उसको चले जाना चाहिए था, लेकिन वो या तो झुकेगी या ऊपर की ओर उठेगी। मतलब वो अपने रास्ते से, अपने पथ से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी, अपना रास्ता भटक चुकी होगी। तो बस इसी घटना को हम क्या कहेंगे, इसी घटना को अपवर्तन कहेंगे। जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये हो जाएगा। अब अपवर्तन
दैनिक जीवन में कई बार हम देखते हैं कि अपवर्तन किस तरीके से होता है। जैसे दैनिक जीवन की अगर बात करें अपन, तो दैनिक जीवन में अपवर्तन कैसे, भाई परावर्तन का तो बहुत नाम सुना है हमने कि देखना, अगर आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं कैमरे के माध्यम से, तो ये घटना सीधी सी परावर्तन है। लेकिन अपवर्तन दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ होता है। अगर आपने किसी पेंसिल को पानी के अंदर डुबो के रखा है तो वो पेंसिल आपको तिरछी नज़र आएगी, और ये हो पाता है केवल अपवर्तन के कारण। और यदि इसका उल्टा, यदि जैसे कि कोई सिक्का है पानी में डूबा हुआ है तो वो सिक्का पानी से ऊपर उठा हुआ दिखेगा। साथ ही अगर आप देख रहे हैं किसी स्विमिंग पूल को, तो उसका जो पेंदा है वो आपको ऊपर उठा हुआ नज़र आएगा। अच्छा, एक तो उसका पेंदा ऊपर उठा हुआ अपवर्तन के कारण नज़र आता है, और दूसरा उसे पेंट करने वाले एकदम उसे ब्लू बना देते हैं, तो ऐसा लगता है कि पेंदा तो बिल्कुल नज़दीक ही है, और ये धोखा हो जाता है कई बार कि वो गहरा होता है लेकिन हमें पता नहीं चलता। तो ये हो पाता है अपवर्तन के कारण। मैं आपसे ये कहूँगा कि दैनिक जीवन में अपवर्तन कहाँ कहाँ होता है, कुछ घटनाओं पर हम चर्चा करेंगे, और फिर आपको पता चल ही जाएगा कि और कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है। तो जैसे देखिए, मैं आपसे ये कहूँगा कि पानी में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ नज़र आता है, तो दैनिक जीवन में अपवर्तन ऐसा आप लोग लिखोगे। और साथ ही पहली घटना में आपसे जो है चर्चा करने वाला हूँ, और वो घटना ये है कि पानी में डूबा सिक्का, पानी में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ नज़र आता है। ये पहली घटना है। पानी में डूबा हुआ सिक्का है तो वो ऊपर उठा हुआ नज़र आएगा। क्यों आएगा, ज़रा सुनिए कि ये कोई ग्लास है पानी का या कोई टब है, और इसके अंदर कोई सिक्का डूबा हुआ है, और वो सिक्का पड़ा है, वो तो पेंदे में ही पड़ा रहेगा ना, यहाँ पे पड़ा हुआ है, और कोई ऊपर से कोई प्रेक्षक उसे देखने की कोशिश कर रहा है। इसमें पानी भरा हुआ है ऐसा हम मान लेंगे, इसे देखने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ मान लीजिए कि किसी मानव की आँख है और उसी से वो देख रहा है, आँख से ही देखता है। खैर एनीवेज, यहाँ पे सिक्के से निकलने वाली जो किरण है वो किरण यहाँ तक जाएगी, और जाने के बाद ये किरण जैसे यहाँ तक वो जा रही है, मान लो बीचों बीच में से हम लेते हैं, अगर वो किरण यहाँ से जा रही है तो वो झुक जाएगी, और झुकते हुए कहाँ चली जाएगी, आँख में। झुककर वो कहाँ प्रवेश करेगी, आँख में। देखिए किस तरीके से इसका झुकाव हल्का सा ज़्यादा होगा तो आपको स्पष्ट नज़र आएगा। जैसे सिक्का यहाँ पड़ा है और कोई मानव इसे यहाँ से देख रहा है, तो सिक्के से निकलने वाली किरण यहाँ आएगी, लेकिन यहाँ वो क्या कर जाएगी, झुक जाएगी अभिलंब की ओर, और उसके बाद वो इस तरीके से दिखने लगेगा, है ना। लेकिन ये किरण यहाँ से निकली है, यहाँ गई और ये झुक गई। देखो अभिलंब कहाँ होगा दोस्तों, अभिलंब बीचों बीच मध्य बिंदु से, है ना, मूल बिंदु से निकलेगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने पहले कहा था कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कौन से माध्यम में जाती है, विरल माध्यम में, तो वो अभिलंब से दूर हटती है या ऊपर की तरफ उठती है, अभिलंब से दूर हटना, है ना। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि वो अगर सीधी जाती तो इस रूप में जाती, लेकिन वो अभिलंब से क्या कर गई, दूर हट गई। भाई अभिलंब ये है, ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन वो और अभिलंब से क्या हो गई, दूर हो गई। तो ये घटना होती है यहाँ पर। लेकिन अब बात ये है कि सिक्का ऊपर उठा हुआ नज़र आता कैसे है। भाई ये किरण है और ये किरण तो मुड़ के चली गई, लेकिन हमारी नज़रों का धोखा वहाँ पे हो रहा है, हमारी नज़रें मुड़ेगी नहीं। तो ये किरण अपन जब यहाँ से देखेंगे तो हमें ये किरण यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी। इसे बाहर देखिए कि ये किरण मुड़ रही है और सिक्का यहाँ है, मुड़ के आँख में प्रवेश कर रही है, लेकिन नज़रें तो मुड़ेगी नहीं। वो किरण आ रही यहाँ से है, किसी धूप की किरण से टकरा करके इस तरीके से आ रही है, लेकिन हमें यहाँ से आती हुई क्या होगी, वो प्रतीत होगी। हमें लगेगा कि वो किरण सीधी, भाई नज़रें सीधी चलती है, वो मुड़ेगी नहीं। तो प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है, लेकिन हमें लगेगा कि ये यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ से आती हुई क्या हो रही है, प्रतीत। हमने दर्पण में देखा है कि दर्पण पर जो किरण आपतित होती है, इस तरीके का दर्पण लेते हैं और यहाँ पर कोई किरण आपतित होती है, सीधी चली जाती है, किंतु ये यहाँ से क्या
जा रही है लेकिन यहाँ से आती हुई, यहाँ से देखें तो ये यहाँ से आती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी, यानी सीधा दिखेगा हमें और हमें लगेगा कि किरण यहाँ से आ रही है लेकिन वो यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, है ना। और आभासी प्रतिबिंब भी वो बनाएगी। तो बस यही होता है कि सिक्का है यहाँ लेकिन किरण यहाँ से आती हुई सीधी नजर आएगी और वो यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी हमें, और इसलिए ऐसा लगेगा कि सिक्का कहाँ है, हल्का सा ऊपर की ओर। और स्विमिंग पूल का जो पेंदा है उसमें भी यही होता है, वो जहाँ होता है वहाँ हमें दिखता नहीं है। और ये मछुआरे जो होते हैं, जो अक्सर समुद्री इलाकों में मछलियों का शिकार करते हैं, वहाँ अक्सर क्या होता है कि तालाब के ऊपर बर्फ़ की परत जम जाती है। भाई ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है और ज़्यादा पड़ने के कारण तालाब के अंदर का पानी तो जमेगा नहीं, लेकिन ऊपर ठंड ज़्यादा है इसलिए ऊपर जम जाएगा। अब वहाँ पर जो शिकारी होते हैं, जो मछुआरे होते हैं, जिन्हें मछलियों का शिकार करना है, वो क्या करते हैं, उनके साथ भी यही धोखा होता है। और भले ही उन्होंने साइंस नहीं पढ़ रखी है फिर भी वो इस धोखे से परिचित होते हैं, फिर भी वो इस धोखे से परिचित होते हैं। कैसे कि तालाब तो ऊपर तो बर्फ़ जम गया, चलो कोई बात नहीं, और तब बर्फ़ जम गया है मतलब वो काम करेगा एक सघन माध्यम का, कांच के समान, और अंदर जल है भरा हुआ और अंदर मछलियाँ तैर रही हैं, अंदर मछलियाँ क्या कर रही हैं, तैर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में वो यहाँ खड़ा अगर उस मछली को देखेगा तो ये मछली फिर से ये और किरण आँख तक, लेकिन नज़रें सीधी और मछली यहाँ प्रतीत होगी, मछली यहाँ प्रतीत होगी। और थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ भी दिखेगा इसका हिस्सा, भाई मछली यहाँ दिखेगी, है ना, तो वो ऊपर की तरफ मछली उसे दिखेगी, वो अच्छे से परिचित है। और तब भाले से शिकार किया जाएगा, क्योंकि इस बर्फ़ की परत को पार करना पड़ता है एक भाले के माध्यम से, तो वो भाला मारने की कोशिश करेगा और वो भाला वो असल में वो उसको पता होगा कि मछली यहाँ नहीं बल्कि कहाँ है, यहाँ। तो वो परिचित है इस बात से, क्योंकि हमेशा का उनका काम है, तो वहीं पे मारेगा जहाँ पे मछली है। तो इसलिए भले ही मछली यहाँ पर है, अपवर्तन इसको बचा लेता है कई बार, लेकिन ये मछुआरे परिचित होते हैं तो वहाँ ऐसा नज़रों का धोखा नहीं चलता है। खैर छोड़िए, हमारी तो बात अपवर्तन को लेकर हो रही थी और पहला एग्जाम्पल मैंने आपको ये बताया है कि पानी में डूबा हुआ सिक्का जो है वो ऊपर की ओर उठा हुआ क्या आता है, नज़र आता है। दूसरा एक और एग्जाम्पल है कि यदि पानी में डूबी कोई पेंसिल है, पेंसिल को अगर किसी ग्लास में डुबो दिया गया है तो वो हमें बीच में से ऐसे तिरछी कुछ नज़र आएगी। और इन घटनाओं के साथ सूर्य और सूर्य के साथ भी ये घटना होती है। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी तक पहुंच पाता है तो सूर्य उदय होने से पहले ही पहुंच जाता है ना। सूर्य क्षैतिज लाइन से जब नीचे होता है तभी प्रकाश आ जाता है, और फिर सूर्य जब भी ढल रहा होता है तो क्षैतिज लाइन से नीचे तक चला जाता है, फिर भी प्रकाश आता रहता है। एक ये लास्ट घटना आप समझ लीजिए। और ये किस प्रकार से होगा, भाई यहाँ अगर पृथ्वी है इस तरीके से तो ये क्षैतिज लाइन होगी, और जब भी सूर्य इस क्षैतिज लाइन से नीचे चला जाएगा तो क्या सूर्य प्रकाश भेज पाएगा पृथ्वी तक? नहीं। ये सूर्य यहाँ होता है तब तक प्रकाश आता रहता है, किरणें सीधी चलती है और यहाँ, लेकिन ये उगने से पहले, सूर्य उगने से पहले सूर्य कहाँ होता है, क्षैतिज लाइन के नीचे, और यहाँ से प्रकाश नहीं आना चाहिए, लेकिन ये किरणें यहाँ टकराती है और पृथ्वी के चारों ओर परत है गैसों की जिसे हम ओजोन के नाम से जानते हैं, वहाँ से किरणें मुड़ जाएगी, सीधी न जाकर के क्या कर जाएगी, मुड़ जाएगी और पृथ्वी तक प्रकाश पहुँच चुका होगा। और ये होता है सूर्य उगने से 4 मिनट पहले, 4 मिनट पहले ये किरणें पहुँच जाती है, भोर का समय हो जाता है। और सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद नहीं पहुँचना चाहिए, जब तक सूर्य क्षैतिज लाइन के ऊपर है तभी तक प्रकाश पहुँचना चाहिए, लेकिन फिर से ये जो किरण आएगी ये मुड़कर कहाँ आ जाएगी, पृथ्वी पर। और इसलिए सूर्य अस्त होने के 4 मिनट बाद तक प्रकाश अपवर्तन के कारण पृथ्वी पर पहुंच पाता है, और इसलिए 4 मिनट लास्ट में अवधि बढ़ जाती है और 4 मिनट पहले अवधि बढ़ जाती है। मतलब दिन में अपवर्तन के कारण 8 मिनट का क्या पड़ता है, फर्क। प्रतिदिन 8 मिनट का दिन जो होता है वो अपवर्तन के कारण होता है। तो ये प्रकाश की घटनाओं के साथ ऐसा कुछ होता है। और जैसे ये जो घटनाएं हैं परावर्तन और अपवर्तन अब तक हमने डिस्कस किए हैं। अच्छा, अपवर्तन लेंस से होंगे, किस तरीके से उनके सारे डायग्राम बनेंगे, किस तरीके से उनकी शॉर्ट ट्रिक होगी, वो मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, ये वीडियो सेशन यहीं पे, और इजाज़त चाहेंगे आपसे। लेकिन दोस्तों पढ़ते रहे, धन्यवाद।